हेलो पीपल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टर्क इन्वेजन पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से। तो बेसिकली इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज गिवन विद द प्रोविंस ऑफ इंडिया। जैसे हमें पता है कि मोहम्मद गौरी का पूरा जितना भी उसका राजवंश था, जो उसका पूरा राजा मतलब क्या कहते हैं उसे, जो पूरा एरिया था उसका, तो उस पूरे एरिया को क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसके लिए उसे बांट दिया गया था। उसी के 3 जो उसके फॉलोअर्स थे काफ़ी अच्छे, उनके जो स्लेव या फिर जो उसके करीबी थी सबसे ज़्यादा, तो उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया दिया गया था। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही फिर स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी, और दिस स्लेव डायनेस्टी इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी. Slave dynasty is the first Muslim dynasty. So let's begin. Slave dynasty. The duration of the time period of slave dynasty was 1206 to 1290, or Ghulam Vansh. This dynasty was also known as Ghulam Vansh, or Mamluk Vansh, और इलमारी वंश. द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक. वो हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है, इससे पहले ही बता चुके हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी का. एंड फर्स्ट कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो प्रथम कैपिटल दिल्ली सल्तनत की थी वो लाहौर थी, प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है. और आफ्टर बिकमिंग द रूलर ही डोनेटेड लैक्स ऑफ रुपीज़ एंड इट्स सिटीजन्स. और राजा बनने के बाद उसने लाखों रुपया अपनी प्रजा के समक्ष बांटा था, जिसकी वजह से उसे एक टाइटल मिला था जिसका नाम था लाख बख्श. यानी बख्शीश होती है दान देना, तो इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है, लाखों रुपए का दान देने के चक्कर में. और इसे पील बख्श भी कहा जाता है, यानी जो हाथियों का दान देने वाला होता है उसे पील बख्श बोल दिया इसलिए. और क्योंकि ये जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपने शासनकाल के अंदर ही उसने काफ़ी वो कुरान पढ़ता था अपने कोर्ट में बैठ के. तो कुरान का काफ़ी ज़्यादा पढ़ा करता था और जाप करता था, तो इसलिए इसे कुरान ख्वा भी बोलते हैं, कुरान ख्वा भी बोला जाता है किसी कुतुबुद्दीन ऐबक को. और ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान, बट ही रूल्ड द दिल्ली सल्तनत विद द टाइटल सिपहसालार. तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये अपना कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल था, बहुत ही ज़्यादा फेथफुल था मोहम्मद गौरी के लिए. तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसे ये राजपाट दिया गया, तो उसने ये कहा कि नहीं, मैं उनका जो मोहम्मद गौरी था, मैं उनका एक स्लेव हूँ, मैं उनका एक दास हूँ, और मैं इस सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठूँगा. मैं एक वो होता है ना, सेनापति के तौर पे ही अपने इस पूरे उसे संभालूंगा, अपने पूरे साम्राज्य को मैं संभालूंगा. तो वह कभी सुल्तान की गद्दी पर भी नहीं बैठा, और उसने कभी सुल्तान की उपाधि को भी नहीं लिया था. एंड ही रूल्ड द दिल्ली सुल्तान विद द टाइटल सिपाह सालार के टाइटल से उसने पूरे अपने राजपाट को चलाया था. एंड ही अपॉइंटेड हिज स्लेव इल्तुतमिश द गवर्नर ऑफ बदायूं. जो इसका स्लेव था और इसका ये वो भी था, क्या कहते हैं, दामाद भी था इल्तुतमिश, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का. उसे इसने गवर्नर बना दिया था बदायूं का. इन 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो. 1210 के अंदर, देखिए 1206 में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, और 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई जब वह पोलो खेल रहा था. और उसकी इस वक्त ही, पोलो खेलते वक्त ही, उसकी अपने घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी. उसके बाद जो उसकी ग्रेव जो थी उसे लाहौर के अंदर बनाया गया. और 1210 के अंदर आराम शाह 1210 के अंदर आराम शाह राजा बन गया. अब जो नेक्स्ट रूलर बना वो आराम शाह बना, लेकिन अब ये जो इल्तुतमिश था, जब उसके पास ये खबर पहुंची बदायूं में कि आराम शाह राजा बन गया, आराम शाह दूसरा राजा बन गया है, तो उसने 1211 के अंदर बैटल ऑफ जूड की बैटल के अंदर उसने
जिसका किस किस के बीच में हुई थी, इल्तुतमिश के बीच में हुई थी और आराम शाह के बीच में हुई थी। और इन दिस बैटल इल्तुतमिश डिफीटेड आराम शाह एंड बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और इसके बाद आराम शाह को हरा दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा और वह दूसरा शासक बन गया स्लेव डायनेस्टी का। देखिए, प्रथम शासक हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, दूसरा शासक हमारा आराम शाह रहा, जिसे डिथ्रोन कर दिया था किसने, इल्तुतमिश ने, जो कि बदायूं का गवर्नर बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव भी था और स्लेव के साथ ही उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का जो ड्यूरेशन रहा, जो उसका टाइम पीरियड रहा, वो 1211 से लेकर 1236 तक रहा था। एंड ही इज़ नोन एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ ही इज़ नोन एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ कौन सी, ये मैंने इल्तुतमिश गलत लिख दिया। ही इज़ नोन एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश को जो एक्चुअल फाउंडर कंसिडर करा जाता है स्लेव डायनेस्टी का। तो जो हमारा इल्तुतमिश था वो इस्मारी टर्क था, जिस वजह से ही इसे इस्मारी वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के बाद इसका जो इसी के डायनेस्टी आगे बढ़ती रहेगी, इसी का वंश आगे बढ़ता रहेगा। तो मोस्टली जो लोग हैं वो इल्तुतमिश के ही वो हैं, इसलिए इल्मारी वंश भी कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी को। तो इल्तुतमिश को इल्मारी टर्क था, इसीलिए इसे इल्मारी वंश भी कहा जाता है। और ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया he was first sultan of India because he got the title of sultan from खलीफा ऑफ बगदाद। देखिए, जो सुल्तान का जो टाइटल दिया जाता है वो खलीफा के द्वारा दिया जाता है। तो जी ये पहला सुल्तान था इंडिया का, क्योंकि इसे जो टाइटल मिला था वो खलीफा ऑफ बगदाद के खलीफा से मिला था। और वहीं पे जो हमारा प्रथम मुस्लिम जो महमूद गजनबी था, तो उसे बोला जाता है दैट ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन इंडिया हु टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान इन गजनी। तो इसने पहला टाइटल लिया था सुल्तान का और गाजी का किसने, महमूद गजनवी ने। लेकिन जो हमारा ये इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को ये टाइटल मिला था कहाँ से, खलीफा ऑफ बगदाद से मिला था। ठीक, 1215 से लेकर 1216 तक थर्ड बैटल ऑफ तराइन यानी तृतीय बैटल तराइन का तृतीय बैटल के अंदर इल्तुतमिश का जो युद्ध हुआ किसके साथ हुआ, यलदौज के साथ हुआ। ये कौन यलदौज है, यलदौज ये वही एक उनमें से ये उसका वही उन्हीं तीनों में से एक पार्टनर है। जिस टाइम जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी, उस टाइम ये तीन लोगों के बीच में बंटा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में, यलदौज के बीच में, और यलदौज के साथ जो हमारा तीसरा था वो था कुबाचा, यलदौज और कुबाचा। तो अब इस यलदौज को गजनी के अंदर जाके पता चला कि भाई इल्तुतमिश बन चुका है राजा, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो फिर क्यों ना मैं ही ये वाला राजपाट हथिया लूँ। जब वह यहाँ पर आया और उसने राजपाट हथियाने की कोशिश करी, तो उसी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, जिसके अंदर इल्तुतमिश और यलराज का युद्ध हुआ था। और उसके बाद 1221 के अंदर इन्वेजन ऑफ चंगेज़ खान का इन्वेजन भी हुआ था। 1221 के अंदर चंगेज़ खान का आक्रमण भी इसी टाइम पे हुआ था। चंगेज़ खान था वो एक मंगोलिया से आया था, वो एक बेंगोलियड था। और जो कहानी इसके पीछे ये है कि वो आया क्यों था, वो पीछा करते हुए आया था जलालुद्दीन मंगबरनी का। ऐसा माना जाता है कि जो जलालुद्दीन मंगबरनी था उसने चंगेज़ खान के बेटे को नहीं, चंगेज़ खान के भाई की हत्या कर दी थी। जब भाई की हत्या कर दी तो उसे पता चला कि जो उसे पता था कि उसने भाई की हत्या कर दी, तो चंगेज़ खान उसे छोड़ेगा नहीं। तो चंगेज़ खान से बचने के लिए वह इंडिया के अंदर आया, और इंडिया में अंदर आने के बाद उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी कि मेरी रक्षा कीजिए चंगेज़ खान के अगेंस्ट। तो जब ये बात चंगेज़ खान को पता चली कि उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी है, तो उसने अपना एक राजदूत भेजा और उससे कहा कि इल्तुतमिश से ये कहो जाके, या फिर उस तक यह खबर पहुंचवाई कि अगर वह जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद करता है तो चंगेज़ खान उसके एरिया पर भी अटैक कर लेगा और उसे अपने साम्राज्य के अंदर मिला लेगा और तहस नहस कर देगा उसके पूरे राज्य को। किसके राज्य को, इल्तुतमिश के राज्य को।
तो उस टाइम इल्तुतमिश ने बुद्धि से काम लिया और उसने जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद नहीं करी, और चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी को मार दिया, जिस वजह से और वो बिना बिना इल्तुतमिश के साम्राज्य को ठेस पहुंचा या कुछ उस पर हमला किए वह वापस चला गया अपना मंगोलिया। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर उस वक्त जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण दे देता इल्तुतमिश, तो चंगेज़ खान तो इल्तुतमिश का पूरा उजाड़ देता, और इल्तुतमिश के बाद ही तो पूरा वो सब कुछ आया, जब इल्तुतमिश का ही वो उजड़ जाता तो उसके बाद कुछ और ही हिस्ट्री रही होती, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा मानना है। तो इल्तुतमिश इशूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स इन हिज रूलिंग पीरियड कॉल्ड टंका या टका एंड जीतल रिस्पेक्टिवली। देखिए जो है इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। इल्तुतमिश इशूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स, रिस्पेक्टिवली नहीं होगा यहाँ पे, आप कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। सिल्वर को कहा जाता था टंका और कॉपर को कहा जाता था जीतल। तो मैं भी आपको इसे करेक्ट कर देता हूँ। तो इल्तुतमिश के द्वारा कुछ कॉइन्स इशू करे, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स इशू करे गए थे। सिल्वर कॉइन्स को टंका या टाका कहा जाता था और कॉपर कॉइन्स को जीतल कहा जाता था। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी स्लेव डायनेस्टी की वो थी पर्शियन और तराक ए चहलगानी या दल चालीसा एक एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसके अंदर किसे सपोर्ट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को सपोर्ट करने के लिए, राजा को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए एक दल चालीसा बनाई गई थी जिसके अंदर 40 गुलामों का समूह था जो पूरे राजवंश से उसके बेस्ट 40 जो बहुत ही ज़्यादा निपुण और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर पोटेंशियल होता था, उन 40 गुलामों की एक दल बनाया जाता था जिसे दल चालीसा कहा जाता था और तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता था। और फिर इसके बाद एकता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। तो जो एकता सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करा गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और एकता क्या था? कॉन्कर्ड प्रोविंसेस। एकता था, जो एकता किसे कहते हैं? जो कॉन्कर्ड प्रोविंसेस होती हैं उन्हें एकता कहा जाता है। और इक्तेदार कौन होता है? जो जैसे ऐसा होता था कि एकता सिस्टम का मीन ये हो गया कि मान लीजिए इल्तुतमिश ने कोई एक लड़ाई जीती और कोई युद्ध जीतने के बाद जो जो उसने उसके अंदर से कॉन्कर करा है वो सब कुछ वह अपने जो उसके सैनिक वगैरह हैं उन सब में बांट दिया करता था। और जो उसका इक्तेदार हुआ करता था, इक्तेदार होता था उन सब का हेड, इक्तेदार इन सब का हेड हुआ करता था। और एकता होता था वो कॉन्कर्ड प्रोविंसेस वगैरह को सैनिकों में बांट देना। कोई सैलरी नहीं देता था, इसलिए वो जो कॉन्कर्ड प्रोविंसेस थी इक्ते को वो बांट दिया करता था। और इक्तेदार जो होता था उन सब लोगों के बांटने के लिए एक ऊपर हेड होता था जिससे इक्तेदार कहा जाता था। In 1229, he completed the construction of Qutub Minar and he shifted his capital from Lahore to Delhi. देखिए हमें पता है कि 1229 के अंदर और 1199 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था कुतुब मीनार, और 1229 के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। ही डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज डॉटर रज़िया। देखिए जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे और इन पर ये चारों पुत्र बहुत ही ज़्यादा नाकारा थे। और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रज़िया, और वह रज़िया काफ़ी ज़्यादा पोटेंट थी और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्षमता थी। तो इसलिए वह चाहता था कि जो सक्सेसर बने इसकी मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो वह चाहता था उसका उत्तराधिकारी बने वो रज़िया बने। एंड इन 1236 इल्तुतमिश डाइड। और 1229 के अंदर जब उसने काम कंप्लीट कराया उसी के 7 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और 1236 के अंदर जो राजा बन जाता है वो बन जाता है रकनुद्दीन फिरोज शाह। देखिए ये उनका इल्तुतमिश का ही सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था रकनुद्दीन फिरोज शाह। रकनुद्दीन फिरोज शाह बन जाता है राजा। अब लेकिन उसने तो कहा था, इल्तुतमिश ने तो कहा था कि रज़िया को बनना चाहिए, लेकिन ये बन जाता है रकनुद्दीन फिरोज शाह बन जाता है। तो फिर रज़िया लाल कपड़े पहन के दिल्ली की सड़कों पर जाकर दिल्ली के लोगों से, सिटीजन से, प्रजा से
से मांग करती है और मदद की मांग करती है, और दिल्ली की प्रजा जो होती है वो उसकी मदद भी करती है, और जिस कारण से रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को हटा दिया जाता है उसके पद से और मार दिया जाता है रज़िया के द्वारा। अब रज़िया सुल्तान का जो रूलिंग पीरियड था वो 1236 से लेके 1240 तक चलता है, केवल 4 साल। और ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासक है दिल्ली सल्तनत की। और एतगीन इसके दो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद लोग थे, वो थे एतगीन हु वॉज अपॉइंटेड एज इक़्तिदार ऑफ बदायूं। जो एतगीन था उसे बदायूं का इक़्तिदार घोषित कर दिया था, और एक अल्तुनिया था हु वॉज अपॉइंटेड एज द इक़्तिदार ऑफ भटिंडा, जो कि पंजाब के अंदर है। अल्तुनिया को इक़्तिदार बनाया गया था पंजाब का, जो कि भटिंडा का, जो कि पंजाब के अंदर है, और एतगीन को बनाया था बदायूं का इक़्तिदार। ठीक है। और जो एक और था व्यक्ति था जिसका नाम था लवर ऑफ रज़िया, जिसका नाम था याकूत खान। अब बेसिकली जो ये याकूत खान था वो क्या कहते हैं, वो काफ़ी ही ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ही लो कास्ट से बिलोंग करता था। शायद मुझे शायद याद नहीं आ रहा, ये शायद कोई रसोई घर के अंदर काम करता था याकूत खान। और ऐसे ही अपनी अपनी सर्विंग देते देते ही इल्तुतमिश को बेसिकली जब इल्तुतमिश घोड़े पर चढ़ा करता था अपने, तो फिर यह अपने हाथ लगाया करता, जैसे ऐसे अपने हाथ लगा दिया करता था उसके पैर रखने के लिए, ताकि वह इसके हाथों पर रख के पैर ऊपर चढ़ पाए इल्तुतमिश। तो यही काम उसकी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। इल्तुतमिश ख़त्म हो गया तो रज़िया के लिए भी वह ऐसे ही करता था, और इसी के बीच में उनका प्रेम प्रसंग हो गया और उसे प्यार हो गया। और ये याकूत खान था जो याकूत खान था उसे प्यार हो गया था रज़िया सुल्तान से। ठीक है। और रज़िया जानती थी कि लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा छोटा, वह है एक रानी के लायक, आप कहते हैं ना, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं था उसका, ये समझ लीजिए। वो एक रसोई घर का था, और कहाँ वो राजकुमारी से शादी करेगा। तो इसलिए रज़िया सुल्तान ने उसे अमीर आखूर का पद प्रदान किया था। ये कौन सा पद था? इसके अंदर जितने भी शाही घोड़े वगैरह का जो अस्तबल होता था, उन सब का हेड जो होता था उसे आखूर कहा जाता है, उसे बना दिया गया था। तो इसी टाइम के अंदर जो बहरम सिंह था वो द्वितीय बेटा था। मतलब इसके 4 बेटे थे, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। पहला था हमारा रकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जिसे मार दिया गया था। और उसके बाद जो दूसरा बेटा था बहरम सिंह तो जो था दूसरा बेटा था, और दल चालीसा वर ऑल्सो अगेंस्ट रज़िया। ये लोग भी रज़िया के अगेंस्ट क्यों हो गए थे? क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे अब तक हमेशा एक पुरुष का शासन रहता था, लेकिन रज़िया पहली महिला थी। तो फिर दल चालीसा के लोग समझने को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, इन 40 दल चालीसा के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला कोई महिला होगी। तो तो इसलिए ये लोग भी इसके खिलाफ ही थे। और 1240 के अंदर रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया का रिवोल्ट होता है। मैं बताता हूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इसे पता चलता है, देखिए ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि जो अल्तुनिया था वो बचपन से प्रेम करता था, किससे? रज़िया सुल्तान से प्रेम करता था। और जब इसे पता चलता है कि ये याकूत खान के साथ शादी वगैरह का कुछ होने वाला है, रज़िया सुल्तान का और याकूत खान का, तो फिर जो एक रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। ये अल्तुनिया का जो कि भटिंडा का इक़्तिदार था, अल्तुनिया, उसने 1240 के अंदर रिवोल्ट कर दिया। और ड्यूरिंग दैट रिवोल्ट अल्तुनिया किल्ड याकूत खान, और इस रिवोल्ट के अंदर उसने याकूत खान को मार दिया और अरेस्टेड रज़िया, और रज़िया को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जो क्या होता है कि इसके पीछे एक स्टोरी है कि जब उसने रज़िया को अरेस्ट कर लिया, तो फिर वो रज़िया को से जाके पूछता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम मेरे से शादी कर लो। उसने मारा नहीं रज़िया को, आखिर वो पता है मोहब्बत कितनी भी बुरी हो कि मार नहीं सकती किसी को, तो इसलिए उसने मारा नहीं। उससे जाके पूछता है कि या तो तुम अपनी स्वेच्छा से मुझे दिल्ली का राजा बना दो, या फिर तुम मेरे से विवाह कर लो।
तो रज़िया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो रज़िया ने सोचा कि इसके चंगुल से तो निकलना ही निकलना है, दिल्ली में इसे दे नहीं सकती, तो इसलिए उसने कहा कि मैं आप तुमसे विवाह कर लेती हूँ। तो अब क्या हुआ कि बहरम सिंह और ये दोनों तो खुश हो गए थे कि भाई बहरम सिंह को राजा बनना था, वो उसे भी पसंद नहीं था कि एक महिला उनके ऊपर राज कर रही है, और ना दल चालीसा को पसंद था। तो जब उसे पता चला कि अल्तुनिया ने हमला कर दिया है उसके ऊपर और याकूत खान को मार दिया और रज़िया को अरेस्ट कर दिया है, फिर जब उसे बाद में पता चलता है कि इनकी रज़िया की और अल्तुनिया की शादी हो गई है, और अब वो वापस आ रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं अपने राजपाट को वापस लेने के लिए। किससे? बहरम सिंह से, क्योंकि उस वक्त तक उतने ही ड्यूरेशन के अंदर बहरम सिंह ने खुद को राजा घोषित कर दिया था। अब उसके बाद क्या होता है कि जब बहरम सिंह को पता चलता है, बहरम बहरम सिंह को तो जब बहरम सिंह को यह पता चलता है कि ये अल्तुनिया और रज़िया दोनों मिलकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अपने राजपाट वापस छीनने के लिए, तो फिर वह दल चालीसा को भेजता है इन्हें रोकने के लिए। और दल चालीसा रात में ही, जब ये लोग कैंप कर रहे होते हैं, रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया का जो एक कैंप लगा होता है, तो दल चालीसा जाके रात में ही हमला कर देते हैं और रज़िया को मार दिया जाता है। और रज़िया को मारने के बाद जो उसका टुम है प्रेजेंट टाइम के अंदर, वो कहाँ पर है? कैथल हरियाणा के अंदर उसका टुम हो जाता है। अब उसके बाद बहरम शाह का राज शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने तो खुद को राजा घोषित कर ही दिया था। एंड ही फाउंडेड अ न्यू पोस्ट, उसने एक नई पोस्ट बनाई थी जिसका नाम था नायाब ए मुमलकात, जिस पे उसे किसने रखा? एतगीन को रखा था, नायाब ए मुमलकात। उसने ये पोस्ट किस लिए बनाई थी? बेसिकली उसे पता लग गया था कि जो ये दल चालीसा है, तो इसके 40 मेंबर्स के थ्रू ही मैंने, यानी इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि जब ये दूसरे राजा को मार सकते हैं, रज़िया सुल्तान को मार सकते हैं, तो फिर ये कल को मेरे को भी मार सकते हैं। तो इसलिए उसने क्या करा कि उसने कहा कि इनके ऊपर एक हेड रहेगा, यानी दल चालीसा के ऊपर एक हेड रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा करीबी होगा। किसका करीबी होगा? जो राजा है उसका। तो उस वक्त राजा बहरम शाह था, तो उसने अपना करीब बनाया एतगीन को, क्योंकि एतगीन बहुत ही ज़्यादा वफादार आदमी था। ठीक। और बेसिकली एक बात आपको बताना भूल गया कि रज़िया को सुल्तान क्यों कहा जाता है। रज़िया को सुल्तान इसलिए कहा जाता था क्योंकि रज़िया अपने कोर्ट के अंदर कैसे आती थी? कोट पैंट वगैरह पहन के आती थी। उसने पर्दा सिस्टम वगैरह को भी, जब आज के टाइम के अंदर, हालांकि आज के टाइम के अंदर भी बुर्खा और पर्दा सिस्टम प्रिवेल करता है, तो उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करता था, लेकिन उस वक्त के अंदर रज़िया ने इस सब को हटा के, उसने बुर्खा वगैरह ना पहन के इस सब पर्दा सिस्टम को उसने अबॉलिश करा, और वह कोट पैंट पहन के एक पुरुष की भांति अपने कोर्ट के अंदर प्रवेश किया करती थी। हालांकि इसलिए उसे रज़िया सुल्तान के नाम से कहा जाता है, रज़िया बेगम नहीं कहा जाता, इसलिए उसे रज़िया सुल्तान कहा जाता है। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि रूलिंग पीरियड के अंदर फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मंगोलॉइड्स, जो मंगोल का जो प्रथम वो हुआ था इन्वेजन, वो किसके शासनकाल में हुआ था? बहरम शाह के शासनकाल में हुआ था। हालांकि हमने पिछली बार देखा था कि इल्तुतमिश के टाइम पे भी चंगेज़ खान आया था, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत को कुछ नहीं कहा था। अब इसमें दिल्ली सल्तनत के अंदर इन्वेजन हो जाता है, किसके शासनकाल के अंदर? बहरम शाह के शासनकाल के अंदर। मंगोलिया का एक राजा था तेर बहादुर, उसी ने हमला करा था। जो बहरम शाह के बाद जो रूलर बनता है वो कौन बनता है? मसूद शाह, सन ऑफ रकनुद्दीन फिरोज शाह। रकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था? उसी का भैया था। किसका भैया था? बहरम शाह का ही भैया था, तो यानी ये उसका भतीजा कह लीजिए। मसूद शाह राजा बनता है, जिसका शासनकाल 1242 से लेकर 1246 तक रहता है। और फिर मसूद शाह के बाद जो राजा बनता है वो नज़ीरुद्दीन महमूद बनता है। नज़ीरुद्दीन महमूद जो 1246 से लेके 1266 तक इसका शासनकाल रहता है। नज़ीरुद्दीन महमूद का ही जो एक बहुत ही वफादार वज़ीर कहा जाता है, बलवान बनता है, जिसे उसने टाइटल दिया था, जिसे उसने उपाधि दी थी उलूग खान की। किसकी उपाधि दी थी? उलूग खान की। अब फिर उसके बाद जो हमारा ना गियासुद्दीन बलबन
गयासुद्दीन बलबन, फिर क्या होता है कि बलबन जो होता है वो नज़रुद्दीन महमूद को मार देता है, और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन रूल करने लग जाता है 1266 से लेके 1287 से। बलबन ने गयासुद्दीन बलबन के नाम से वो करने लगता है, राज करने लगता है। और एक्चुअल नेम पूछ लेते हैं तो फिर देखिए, जो एक्चुअल नेम कहा जाता है, जो एक्चुअल नेम कहा जाता है गयासुद्दीन बलबन का, वो क्या क्या कहा जाता है, बहाउद्दीन कहा जाता है। और गयासुद्दीन बलबन, लेकिन एक्चुअल नेम लर्न कर लीजिएगा, लेकिन मैं पूरे उसके अंदर गयासुद्दीन बलबन ही कहूँगा। एंड ही अबॉलिश द सिस्टम ऑफ तुर्कान ए चहलगानी और दल चालीसा। तो इसने क्या करा, जो गयासुद्दीन बलबन था उसने तो तुर्कान ए चहलगानी या फिर दल चालीसा को ही अबॉलिश कर दिया, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड इन दिल्ली, और उसने दिल्ली के अंदर खून के बदले खून की पॉलिसी भी स्टार्ट करी थी। और ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोज, इसने ही सिस्टम स्टार्ट करा था किसका, सिजदा का। उसका कहना था कि गयासुद्दीन बलबन से जब भी कोई मिलने आएगा तो पहले वो उसे सर झुकाकर सिजदा करेगा, फिर उसके सामने लेट के उसके पैरों को चूम कर यानी पाइबोज करेगा। इस प्रथा की ये जो स्टार्टिंग करी थी वो किसने करी थी, गयासुद्दीन बलबन ने ही करी थी। और ही स्टार्टेड अ न्यू फेस्टिवल नेम्ड नवरोज, नवरोज नाम का इसने एक नया फेस्टिवल भी चलाया था, और ये कैसा होता था, ये फारसी के अंदर न्यू ईयर को, जैसे अब पर्शियन न्यू ईयर कहते हैं, नव वर्ष का एक वो त्यौहार था, जिसे किसने चलाया था, गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन कौन था, वो वजीर था पहले नज़रुद्दीन महमूद का, ठीक। टोटल ही टोल्ड हिमसेल्फ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और गयासुद्दीन बलबन ने खुद को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बताया था। किसके बाद, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद वह खुद को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बोला करता था। और वो और उसने इसी के चक्कर में एक टाइटल लिया था, नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई नाम का उसने एक टाइटल भी लिया था। और पूछा जा सकता है कि खुद को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड या फिर खुदा का प्रतिनिधि कौन कहता है, वो था गयासुद्दीन बलबन, और उसने टाइटल लिया था नियाबत ए खुदाई का टाइटल, नियाबत ए खुदाई का टाइटल लिया था। खुदा की परछाई भी का भी इसी ने टाइटल लिया था। और जिल ए इलाही का भी टाइटल किसने लिया था, गयासुद्दीन बलबन ने ही लिया था। और राजस्व विभाग, इसने दो विभागों की स्थापना करी थी, और एक राजस्व विभाग था जिसे वो दीवान ए विराजत कहता था, और एक सैन्य विभाग था जिसे दीवान ए आरिज कहा जाता था। इन 1287 यानी दूसरे अटैक, मंगोलॉइड्स का दूसरा अटैक हुआ। ड्यूरिंग दैट अटैक बलबान्स सन शहजादा महमूद गॉट किल्ड। जो क्या कहते हैं, जब ये दूसरा अटैक हुआ मंगोलॉइड्स का, तो फिर गयासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे को भेजा जिसका नाम था शहजादा महमूद, उसे रोकने के लिए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि शहजादा महमूद की मृत्यु हो जाती है, और उसी जिस साल इसकी शहजादा महमूद की मृत्यु होती है, दैट इज 1287 के अंदर ही, जब उसकी पुत्र की, शहजादा महमूद की मृत्यु हो जाती है, तो फिर वह डिप्रेशन में चला जाता है अपने पुत्र की मृत्यु के बाद, और उसी डिप्रेशन में से उसकी मौत हो जाती है। और उसी का दूसरा पुत्र, किसका दूसरा पुत्र, गयासुद्दीन बलबन का दूसरा पुत्र कैकुबाद फिर क्या बन जाता है, राजा बन जाता है, जिसका नाम था, जो दूसरा पुत्र था उसका बेटा, दूसरे पुत्र का बेटा, उसका जो शहजादा महमूद पहला पुत्र था, और उसका दूसरा पुत्र था, उसका नाम था बुगरा खान का ही पुत्र कैकुबाद यानी पोता, गयासुद्दीन बलबन का जो पोता था कैकुबाद, वह राजा बन जाता है गयासुद्दीन बलबन के बाद। और 1287 से 1290 तक कौन रूल करता है, कैकुबाद रूल करता है। और कैकुबाद के बाद कैमूर्स आता है, और कैमूर जो है मात्र 3 महीने के लिए ही राजा बन पाता है, क्योंकि कैकुबाद उस वक्त जो पंजाब के अंदर एक इक़्तिदार था जिसका नाम था मलिक फ़िरोज़ एक इक़्तिदार था पंजाब के अंदर, जिसने कैकुबाद को हटा के, कैकुबाद को मार के कैमूर्स को राजा बना दिया था। और बाद में फिर इसने
कैमूर्स को भी मार दिया था। लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज कैमूर्स, जो ये कैमूर्स 3 महीने के लिए बना था। कैमूर्स इन 1290 कैमूर्स वॉज किल्ड बाय मलिक फिरोज। इक़्तिदार ऑफ पंजाब, पंजाब का इक़्तिदार उस वक्त का वो था मलिक फिरोज, जिसके द्वारा कैमूर्स को मारकर और उसने खुद राजा बन गया। और मलिक फिरोज के बाद ही खिलजी डायनेस्टी की स्थापना होती है, यानी मलिक फिरोज जो था उसने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी थी। जो खिलजी डायनेस्टी अब हमारी स्टार्ट होती है, बेसिकली जो खिलजी डायनेस्टी है ये शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड की यानी सबसे छोटी डायनेस्टी कही जाती है। 1290 से लेके 1320 तक ही इसका शासनकाल रहा था। 1290 से लेके 1320 तक, यानी मात्र 30 साल तक इसका शासनकाल रहा था। जो फाउंडर कहा जाता है खिलजी डायनेस्टी का, वो किसे कहा जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा जाता है। एक्चुअल नेम ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वॉज मलिक फिरोज। देखिए, जो अपना मलिक फिरोज था, मलिक फिरोज ने कैमूर्स को मारने के बाद राजा बना। किस नाम से राजा बना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से बना। हालांकि उसका एक्चुअल नेम क्या था? मलिक फिरोज नाम था। उसने अपना जो कोरोनेशन था, यानी जो उसका राज्याभिषेक था, वो कहाँ पर कराया? किलोखरी के अंदर कराया, दिल्ली के अंदर। किलोखरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? किलोखरी एक किला था। किलोखरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? कैकुआबाद के द्वारा बनवाया गया था। कैकुआबाद कौन था? बुगरा खान का बेटा था। बुगरा खान कौन था? बुगरा खान जो शहजादा महमूद का बेटा था। शहजादा महमूद का वो भाई था, और बेटा किसका था? गियासुद्दीन बलबन का बेटा था। ठीक है। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वॉज काइंड टू द हिंदूज। यह प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो कि हिंदुओं के साथ विनम्र था। और 1293 के अंदर अटैक ऑन देवगिरी, जिसने देवगिरी के ऊपर अटैक करा था, देवगिरी के ऊपर आक्रमण कर, जिसका उस वक्त जो रूलर था वो कौन था? रामचंद्र देव, जो कि यादव वंश से बिलोंग करता था। रामचंद्र देव था जो यादव वंश से बिलोंग करता था। और इसने ही क्या करा, जो ये जो अटैक है देवगिरी के ऊपर, जो ये अटैक है, इस अटैक को ही फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ कहा जाता है। यानी कि इसे लर्न कर लीजिएगा, अटैक ऑन देवगिरी, यानी 1293 के अंदर देवगिरी के ऊपर अटैक करा था। किसने? इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर मलिक फिरोज ने। तो फिर इस अटैक को ही फर्स्ट मुस्लिम अटैक कहा जाता है साउथ के अंदर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद उसी का भतीजा और दामाद वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जिसे उसने इक़्तिदार बनाया था। किसने इक़्तिदार बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इक़्तिदार बनाया था। किसका? करा का इक़्तिदार। एट प्रेजेंट कौसाम्बी प्रयागराज के अंदर करा, प्रेजेंट में कौसाम्बी प्रयागराज के अंदर है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने के बाद जो उसका सक्सेसर बना, उसी का भतीजा और उसी का दामाद, भतीजा भी था और दामाद भी था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। हालांकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी काफ़ी ज़्यादा उसके साथ विनम्र रहता था और हमेशा उसके भले के बारे में सोचता था, इसलिए उसने उसे इक़्तिदार भी बनाया। और अलाउद्दीन खिलजी का जो एक्चुअल नेम है वो है अली गुरशास्प नाम है। ये उसके बाद राजा बनता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो राजा बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी बनता है। आगे पढ़ेंगे। इन हिज रूलिंग पीरियड थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स हैपेंड। इसी के शासनकाल के अंदर थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स हुआ था। दूसरा मंगोलॉइड का अटैक किसके टाइम पर हुआ था? देखिए, प्रथम जो हमारा हो गया वो बहरम शाह के टाइम पर हो गया था हमारा, ठीक। द्वितीय के अंदर गयासुद्दीन बलबन का हुआ, जिसमें उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, शहजादा महमूद की। अब तृतीय जो मंगोलिया का अटैक हुआ था वो किसके टाइम पर हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, यानी खिलजी डायनेस्टी के टाइम के अंदर हुआ था। अब इसके अंदर मंगोल सरदार था हलाकू का ग्रैंडसन था अब्दुल्ला, उसने हमला करा था। मंगोलिया का सरदार था हलाकू, उसका जो ग्रैंडसन था अब्दुल्ला, उसने हमला करा था। और इस हमले को रोकने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी वॉज सेंट टू कंट्रोल दिस इन्वेजन एंड अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड मंगोलॉइड्स। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो थर्ड बैटल ऑफ मंगोलॉइड हुई थी उसके अंदर हरा दिया था मंगोल्स को। और उसके बाद जो सारे मंगोल्स थे वो वहाँ नहीं गए। कहाँ नहीं गए? अपने जहाँ से वो लोग आए थे, मंगोलिया आए थे, तो वो वहाँ से वापस नहीं गए। तो जो हजारों सोल्जर से वो वापस नहीं गए, तो फिर उनके लिए जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने कहा कि आप लोग मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, फिर हम आपको अपने राज्य के अंदर शरण दे देंगे। फिर ये सोल्जर्स ने मुस्लिम धर्म अपनाया और इन्हें ही क्या कहा जाता है? नवीन मुस्लिम या फिर न्यू मुस्लिम्स कहा जाता है। और इन्हीं के लिए एक सिटी की स्थापना करी गई जिसका नाम था मुगलपुर, और प्रेजेंट टाइम में ये दिल्ली में है, और जिसे किस नाम से जाना जाता है? मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अब इस वक्त के अंदर ही क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं आपको पहले ही बता चुका था, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो वह चाहता था, इसकी नज़र रहती थी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की गद्दी के ऊपर। तो इस वक्त में क्या करा कि पहला अटैक तो देवगिरी के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी ने कर ही दिया था, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने कर ही दिया था। फिर उसके बाद कहा जाता है कि रामचंद्र की और जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की दोस्ती हो गई थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये बैटल जीतने के बाद बिना किसी को बताए यानी बिना जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को बताए ही रामचंद्र देव पर अटैक कर दिया और वहाँ से भारी मात्रा में उसके धन की लूट कर ली, और उसके बाद उसकी बेटी को भी अगवा कर लाया था, और उसकी बेटी को अगवा कर लाया। अब इन 1296 अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन खिलजी एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब वह जलालुद्दीन खिलजी को वो जो रामचंद्र देव की पुत्री को उठा के और वहाँ से लूटपाट करके कहाँ पर पहुँचा? करा वापस पहुँच गया था। करा वापस पहुँच गया। और तो जब इससे रूठ कर इन द सेंस जब इससे नाराज़ था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, जब वह इससे मिलने गया तो इसने धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और उसने खुद को नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अब उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। इसने अपना कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक कहाँ कराया? बलबन के लाल महल के अंदर कराया था। बलबन के लाल महल के अंदर कराया था। इन जोधपुर इंस्पिरेशन अलाउद्दीन खिलजी इज़ कंपेयर्ड टू गॉड। अलाउद्दीन खिलजी को भगवान की तुलना भगवान से करी गई है। कहाँ? किसके अंदर? जोधपुर अभिलेख के अंदर। और ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु हैड स्टैंडिंग आर्मी। और अलाउद्दीन खिलजी को प्रथम सुल्तान कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का जिसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड पेइंग सैलरीज टू हिज आर्मी। उसने अलाउद्दीन खिलजी को पहला सुल्तान कहा जाता है जिसने अपनी आर्मी को सैलरीज देना स्टार्ट कर दी थी। और अमीर खुसरो वॉज द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जो हमारा अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो जो थे वो एक फेमस पोएट थे। किसके कोर्ट के अंदर? अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट के अंदर। और अमीर खुसरो ने ही तोता ए हिंद कहा जाता था, इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता था। और इन्होंने ही सितार एवं तबला की खोज करी थी। और इन्हें खड़ी बोली भी इन्होंने ही स्टार्ट करी थी, और कवाली भी इन्होंने ही स्टार्ट करी थी। इन सब की रचना किसके द्वारा करी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा करी गई है। इन्होंने एक बुक लिखी थी खामसा ए खुसरो। और अमीर खुसरो ने कश्मीर को क्या कहा है? पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा है। अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ की उपाधि दी थी। ठीक है। अब उसके बाद अमीर खुसरो, उपाधि नहीं कहा था उन्होंने। अमीर खुसरो वॉज बोर्न एट एटा कासगंज के एरिया के अंदर उनका जन्म हुआ था, जो कि यूपी में है। वेयर एज ही डाइड एट दिल्ली, जब बल्कि उनकी जो मृत्यु थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी। और हिज गुरु वॉज अ ग्रेट सूफी सेंट नेम्ड हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया। जो आमिर खुसरो के जो गुरु कहे जाते हैं वो एक बहुत ही बड़े सूफी सेंट थे जिनका नाम था हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया। ठीक है।
अब जो कैरियर स्टार्टेड, जो आमिर खुसरो का जो करियर था वो स्टार्ट हुआ था बलबन के टाइम पे, यानी गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे उनका करियर स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो कोर्ट पोएट रहे वो किसके रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के रहे थे। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू द मैक्सिमम सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, और वह ये दिल्ली के मैक्सिमम सुल्तानों के समकालीन भी रहे हैं। कौन? आमिर खुसरो। कौन थे ये? ग्रेट पोएट थे। किसके कोर्ट के अंदर? अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट के अंदर। कैबिनेट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इनके जो कैबिनेट की बात करते हैं, देयर आर 4 मेन ऑफिसर्स इन हिज कैबिनेट। अलाउद्दीन खिलजी के उसमें 4 मेन ऑफिसर्स थे। एक का पहला था, उसका नाम था दीवान ए वजारत, यानी दीवान ए वजारत, वजीर या प्रधानमंत्री, यानी दीवान ए वजारत किसे कहा जाता था? प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था। ये मेन ऑफिसर पद थे। जो दूसरा था दीवान ए इंशाह, दीवान ए इंशाह कहा जाता था किसे? शाही आदेश का पालन करने वालों को क्या कहा जाता था? दीवान ए इंशाह कहा जाता था। और दीवान ए आरिज का किसे कहा जाता था? आर्मी चीफ को कहा जाता था, सैन्य अधिकारी को कहा जाता था दीवान ए आरिज। और दीवान ए रसालत किसे कहा जाता था? विदेश विभाग का अधिकारी को कहा जाता था दीवान ए रसालत। अब ऑफिसर्स ऑफ मार्केट, यानी बाजारों के अधिकारी भी थे कुछ, जिनका नाम जैसे शासन ए मंडी, शहना ए मंडी, यानी बाजार अधिकारी कहा जाता था। और दीवान ए रियासत किसे कहा जाता था? बाजार नियंत्रक को कहा जाता था। और सराय अदल, न्याय अधिकारी को भी कहा जाता था। और वरींद ए मंडी किसे कहा जाता? बाजार के निरीक्षक जो करता था उसे कहा जाता था। और मनहयान किसे कहा जाता था? गुप्तचर अधिकारी को कहा जाता था। ठीक। अब मिशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा कुछ मिशंस करे गए। तो देखिए, नॉर्थ इंडियन मिशंस, उत्तर भारतीय अभियान के बारे में पढ़ते हैं हम। 1298 के अंदर एक गुजरात मिशन करा गया था, जिसका जो रूलर था वो था रायकरण बघेल उस वक्त गुजरात का रूलर था। और जो सेनापति था वो कौन था? उलूग खान और नुसरत खान उसके सेनापति थे, यानी जो सेना को गाइड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? उलूग खान और नुसरत खान। तो ड्यूरिंग द मिशन दे ऑल्सो कॉन्कर्ड जैसलमेर। और इसी टाइम के अंदर, यानी गुजरात मिशन के अंदर ही, गुजरात मिशन का राजा कौन था? रायकरण बघेल था। इसके टाइम में ही उसके बाद इन्होंने जैसलमेर को भी कॉन्कर कर लिया था। और नुसरत खान इसके बाद खंबात बंदरगाह से एक स्लेव को खरीद के लेकर आता है, जिसका नाम था मलिक काफूर। और ये मलिक काफूर एक किन्नर था, जिसे इसने 1000 दिनार के अंदर खरीदा था। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। किसके लिए खरीदा था? राजा के लिए खरीदा था। राजा कौन था उस वक्त? अलाउद्दीन खिलजी। अब जो ये मलिक काफूर था वो एक किन्नर था, और जिसे 1000 रुपये में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब 1301 के अंदर रणथंभौर मिशन हुआ। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर ही है, जिसका रूलर था हामिर देव। रणथंभौर अभियान का उस वक्त जो रणथंभौर का जो राजा था वो था हामिर देव। और जो सेनापति कहा जाता है, यानी जिन्होंने इसका निरीक्षण किया था, वो किसने करा था? उलूग खान और नुसरत खान ने करा था। और इसी अभियान के दौरान ही नुसरत खान को मार दिया जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी अभियान के दौरान जौहर देखा गया। इसी रणथंभौर मिशन के टाइम पर ही जौहर देखा गया था। जौहर इन द सेंस, जौहर क्या होता था कि जैसे एक राजा है, तो राजा की हारने के बाद या राजा की मृत्यु के बाद, जिस राजा के ऊपर अटैक करा है, उस राजा की मृत्यु के बाद जितनी भी उसकी पत्नियां होती थी, वह आग में कूदकर, सामूहिक तौर पर आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी। और फिर 1303 के अंदर क्या हुआ? अब देखिए, 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ मिशन हुआ। चित्तौड़गढ़ मिशन का जो राजा था वो कौन था? रावल रतन सिंह। अब ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह चित्तौड़गढ़ मिशन किसे पाने के लिए करा था? पद्मावत को पाने के लिए करा था, जो किसकी पत्नी थी? रावल रतन सिंह की पत्नी थी। अब जो इसके सेनापति थे, यानी जिन्होंने निरीक्षण करा था इसकी सेना का, वो खुद अलाउद्दीन खिलजी ने करा था और मलिक काफूर ने करा था। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर वही व्यक्ति था जिसे
खंबात के बंदरगाह से लेकर आया गया था। किसके द्वारा? नुसरत खां के द्वारा। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और जो मलिक काफूर कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा तेज कहा जाता था, इसलिए उसने अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट में दिया था। अब जो ये मलिक काफूर था, उसने और अलाउद्दीन खिलजी ने निरीक्षण किया था सेना का। और जो एक नॉवल थी, पद्मावत नाम की एक नॉवल थी, जो पद्मावत नाम की एक नॉवल थी, उससे हम लोगों को पता चलता है कि उससे हमें पता चलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, वो पद्मावती, जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी, उसे पाने के लिए उसने उस पर हमला करा था और रावल रतन सिंह को हरा दिया था, मार दिया था। तो लेकिन वह उसे पा नहीं पाया, क्योंकि उसके पाने से पहले ही पद्मावती ने जौहर कर लिया था। ठीक है। 1305 के अंदर मालवा मिशन हुआ था, मालवा अभियान हुआ था, जिसके अंदर जिसका मालवा का जो रूलर था उस वक्त कौन था? महलक देव। महलक देव जो रूलर था, वो मालवा का रूलर था। और इस मिशन का जो सेनापति निरीक्षण करा था, वो किसने करा था? ऐनुल मुल्क ने करा था। आइनुल मुल्क ने करा था। ड्यूरिंग दिस मिशन मालवा वॉज एडेड इनटू दिल्ली सल्तनत। और इस मिशन के दौरान ही मालवा को किस में जोड़ लिया गया था? दिल्ली सल्तनत के अंदर जोड़ लिया गया था। ये थे कुछ नॉर्थ इंडियन मिशंस। अब हम लोग पढ़ते हैं साउथ इंडियन मिशंस के बारे में। दक्षिण भारतीय अभियान 1296 के अंदर देवगिरी मिशन करा था। देवगिरी मिशन यानी देवगिरी का राजा आपको पता ही है कि रामचंद्र देव था। रामचंद्र, इसके जो सेनापति यानी निरीक्षण करने वाले, वो थे अलाउद्दीन खिलजी खुद था, रामचंद्र देव। ठीक है। और जो 1307 के अंदर द्वितीय अटैक करते हैं देवगिरी के ऊपर, उस वक्त भी राजा कौन था? रामचंद्र देव था। और इसमें जो सेनापति था वो कौन था? मलिक काफूर था। फिर 1303 के अंदर तृतीय अटैक होता है देवगिरी के ऊपर, जिसमें जो रूलर था वो कौन था? शंकर देव था। रामचंद्र देव का ही पुत्र शंकर देव था। जब अटैक होता है देवगिरी के ऊपर, तो उसका जो पुत्र था, रामचंद्र देव का जो पुत्र था शंकर देव, वो उस वक्त तक देवगिरी का राजा था। और इसमें भी जो सेनापति जो निरीक्षण करता है सेना का, वो मलिक काफूर रहा था। अब 1309 के अंदर वारंगल मिशन हुआ था। अब देखिए, जितने भी साउथ के अंदर मिशंस हो रहे हैं, उस सब के अंदर जो सेनापति दे रहा है वो अपना मलिक काफूर रह ही रहा है। तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो साउथ इंडियन मिशंस के अंदर सेनापति के तौर पर जाता था, जिसका, तो इसलिए मलिक काफूर था, इसलिए मलिक काफूर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब 1309 के अंदर वारंगल मिशन हुआ था। वारंगल मिशन के टाइम जो वारंगल का राजा था वो था प्रताप रुद्र सेन। प्रताप रुद्र सेन था, वो वारंगल का रूलर था। इसी का सेनापति किसे बताया था साउथ के सारे में? मलिक काफूर होगा। और ड्यूरिंग दैट मिशन मलिक काफूर गॉट कोहिनूर। अब प्रताप रुद्र सेन को हरा के उसने वारंगल के मिशन के दौरान ही इसने मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए कोहिनूर लेके आया था। कहाँ से? प्रताप रुद्र सेन से। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और आफ्टर एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर टू साउथ इंडिया अलाउद्दीन खिलजी टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर इंसानी। और जब वारंगल तक वह पहुंच गया तो उसके बाद फिर ये मलिक काफूर और आगे बढ़ता है और समुद्र तट तक पहुंच जाता है। फिर उसे लगता है कि दुनिया सिर्फ इतनी ही है। उसके बाद फिर वो कह देता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे दुनिया को जीत लिया, इसलिए उसे सिकंदर इंसानी कह देता है, टाइटल दे देता है। हैंस आमिर खुसरो गेव हिम द टाइटल ऑफ सुल्तान ए जहान। और आमिर खुसरो ने, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उनका जो वो टाइटल दे देते हैं सुल्तान ए जहान का। और ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड फोर्थ अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स हैपेंड। और इन्हीं के शासनकाल के, किसके शासनकाल के अंदर? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर ही जो हमारा चौथा मंगोलिया अटैक हो जाता है इन 1304। ड्यू टू फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ मंगोलर्स अलाउद्दीन खिलजी मेड सीरी हिज कैपिटल इन दिल्ली। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट अटैक्स होने लगते हैं उसके बाद मंगोलिया के, तो इसलिए वह उसकी कैपिटल दिल्ली से बदल के
सीरी, हिज कैपिटल मेड सीरी, सीरी को बना देता है। जब देखिए, जब हमने पहले पढ़ा था, कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, जैसे जो कैपिटल थी वो लाहौर से दिल्ली हो जाती थी, अब वो दिल्ली से शिफ्ट करके सीरी में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, दिल्ली में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। और सीरी के अंदर ही सीरी फोर्ट का, सीरी किला का निर्माण करा जाता है। और कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो बनवाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, वो थे अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और हौज खान, और एक जमात खाना मॉस्क बनवाए गए थे। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ही स्टार्टेड होली दाग प्रथा, हुलिया दाग प्रथा इन हिज रूलिंग पीरियड। इसने हुलिया दाग प्रथा भी स्टार्ट करी थी। ये हुलिया दाग प्रथा क्या थी? जैसे जो सेना के अंदर जितने भी लोग वगैरह होते थे, जैसे अपने टाइम में आइडेंटिटी कार्ड होता है, हर स्कूल के अंदर आइडेंटिटी कार्ड होता है, वैसे ही हुलिया दाग से प्रथा से स्टार्ट करी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि कोई जो सेनापति है उसे तत्काल पता करा जा सके कि यह कौन सी कहाँ का वो है, क्या कहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह कंसंट्रेटेड नहीं होती थी ना आर्मी, थोड़ी डिवाइडेड रहती थी। तो किस इलाके का यह सेनापति है, और ये असल में सेनापति है भी है या कोई बहरूपिया है। तो इसलिए उसने सबके हुलिया बनवाए थे और उन्हें कहा था कि इस हुलिया को हमेशा अपने साथ रखना है। और ही स्टार्टेड न्यू लैंड मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड बिस्वा एंड मसाहत। बिस्वा और मसाहत नाम की न्यू लैंड मेजरमेंट स्टार्ट कराए थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और अप्लाइड 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस नेम्ड, इसने 2 टाइप्स के टैक्सेस भी इम्पोज करे थे, जिसका नाम था घरई, जो कि एक हाउस टैक्स था, और चरई, जो कि एक एनिमल फीडिंग टैक्स था। घरई नाम का एक टैक्स अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इम्पोज करा गया। घरई नाम का और चरई नाम का, ये दोनों टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इम्पोज करे गए थे। इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी, दीवान ए मुस्तखराज, जिसके अंदर जो पोस्ट थी ना, वो मुस्तखराज एक पोस्ट हुआ करती थी। He was first सुल्तान ऑफ दिल्ली who has fixed the prices of commodities in his market period। और यह दिल्ली का प्रथम ऐसा शासक था, सुल्तान था, जिसने कमोडिटीज़ की अपने मार्केट के अंदर कमोडिटीज़ का प्राइस फिक्स कर दिया था। ही स्टैब्लिश्ड 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। पहला खाद्यान्न बाजार मतलब फूड ग्रेन मार्केट, और निर्मित वस्तु बाजार यानी रेडीमेड कमोडिटीज़ मार्केट, और फिर एक दैनिक बाजार डेली एंड नॉर्मल कमोडिटीज़ मार्केट, और स्लेव एंड एनिमल मार्केट हुआ करता था चौथा। इन 1316 अलाउद्दीन खिलजी डाइड। 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। द टुम्ब ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज़ इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की टुम्ब है यानी ग्रेव है। इन 1316 शहाबुद्दीन उमार था। इन 1300 शहाबुद्दीन उमर राजा बनता है, और मुबारक शाह खिलजी का जो शासनकाल रहता है वो 1316 से लेके 1320 तक रहता है। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा ऑफ दिल्ली। मुबारक शाह खिलजी जो था वह पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने खुद को खलीफा कहा था दिल्ली का। और जो लास्ट रूलर कहा जाता है या लास्ट सुल्तान कहा जाता है किसका, खिलजी डायनेस्टी है, वो किसे कहा जाता है, खुसराव शाह को कहा जाता है 1320 के अंदर। जो इसका एक्चुअल नेम था वो मुबारक हसन था। खुसरो शाह का एक्चुअल नेम मुबारक हसन था, और ही वॉज अ कन्वर्टेड मुस्लिम। जो खुसरव खान था वो एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। तो 1320 के अंदर गाजी मलिक इक़्तिदार ऑफ पंजाब का जो इक़्तिदार था गाजी मलिक, वो डिथ्रोन कर देता है खुसरव शाह को। और इस्लाम खतरे में है, ये कहता है, कौन कहता है, गाजी मलिक कहता है इस्लाम खतरे में है, क्योंकि जो खुसरव खान था
खुसरव खान था वो तो एक असल में हिंदू था, वो मुस्लिम था ही नहीं, वो तो एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। इसलिए वे कहता है कि इस्लाम खतरे में। कौन कहता है? गाजी मलिक कहता है। और वो गाजी मलिक डिथ्रोन कर देता है खुसरव खान को, और किसकी स्थापना करता है? तुगलक डायनेस्टी की। एक तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है। इस डायनेस्टी को हम लोग अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के सेकंड पार्ट के अंदर।